मालिक के बच्चे को दूध पिलाती तो मालिक मेरे सर पर आकर खड़ा हो जाता। मुझको शर्म आती, मगर मालिक को कुछ ना कहती, क्योंकि 25,000 तनख्वाह मिलती थी और मैं अपना 25,000 गंवाना ना चाहती थी। लेकिन एक रात मालिक का बच्चा बुखार में तपने लगा। मालिक ने दवाई दी और कहने लगा, आज रात रुक जाओ। मैं मान गई, मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब मालिक ने मेरे पति की तनख्वाह बहुत ज्यादा कम थी। बड़ी मुश्किल से ही घर का गुजारा हो पाता था। फिर उस पर मेरा छोटा सा चंद महीने का बच्चा। मैं इसे छोड़कर घर के कामकाज के लिए नहीं जा सकती थी, ना ही कहीं नौकरी कर सकती थी। एक बार मेरे पड़ोसी ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी। लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा पति मुझे इस बात की इजाजत न देगा। वो काम ही कुछ ऐसा था। वो कहने लगी कि इसके कोई जानने वाले हैं जिन्हें ऐसी औरत की जरूरत है जो उनके बच्चे के लिए माँ बन सके। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर मैं चुप सी हो गई थी। वो कहने लगी, वो बहुत अमीर है और उसे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है, उसके खातिर तो वह तुम्हें बहुत अच्छी कीमत देगा। मैंने कहा कि मेरा पति शायद मुझे बस इजाजत ना दे। मेरी पड़ोसन कहने लगी, एक बार तुम पहले मेरे साथ चलो और उनसे पूछो कि वह तुमको इसकी क्या कीमत देंगे। अगर वे पैसे बहुत ज्यादा हुए तो जाहिर सी बात है तुम्हारा पति इनकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत तो है ना। फिर वे अच्छी खुराक भी देंगे और फिर तुम्हारे बच्चे को भी इस चीज का फायदा होगा। यह सोचकर मैं चुप सी हो गई थी। जाहिर सी बात है मेरे पति की बहुत कम तनख्वाह थी। मेरा इसमें गुजर बसर नहीं होता था, ना ही मैं अच्छा खाना खा सकती थी। मेरा बच्चा बेहद कमजोर था और औलाद के खातिर मैं कदम उठाने के लिए भी तैयार थी। हालांकि किसी दूसरे बच्चे को गोद में भरना और अपने ही बच्चों के साथ उसे शामिल करना आसान तो नहीं होता, लेकिन अपने बच्चों के खातिर मैं ये सब करने के लिए तैयार थी। मुझे भी अपनी पड़ोसन की बात ठीक ही लग रही थी कि पहले मैं उन लोगों से बात कर लूं, ताकि अगर मुझे वहां से अच्छी तनख्वाह मिलने की उम्मीद हो तो पति को भी मना लूंगी। अगले दिन मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर पड़ोसन के साथ उनके बंगले में पहुंच गई। वो वाकई बहुत अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो इस घर की मालकिन टांग पर टांग रखकर सोफे पर बैठी थी और बच्चा बहुत रो रहा था और एक नौकरानी की गोद में था जो उसे फीडर पिला रही थी, लेकिन बच्चा दूध नहीं पी रहा था। मालकिन ने मुझे सर से पैर तक गौर से देखा और उसके चेहरे पर नागवारी सी छा गई थी। कहने लगी, न जाने तुम्हारे मालिक के दिमाग में कौन सा भूसा सवार हो गया है। आजकल लोग डब्बे का दूध पिलाते हैं और बच्चे फूल जाते हैं, लेकिन नहीं, इसे अपनी बात ही पूरी करनी होती है। कहने लगी, बहरहाल ये मेरा मसला नहीं है, तुम्हारे मालिक अभी कमरे में हैं, बाहर आते हैं तो उनसे बात कर लो। ये कहकर वह उठकर बाहर चली गई और ड्राइवर को कहने लगी कि उसने शॉपिंग पर जाना है, इसलिए गाड़ी को रेडी करे। मैं तो उस औरत को देखकर हैरान सी रह गई थी। कैसी माँ थी। फिर मैं सोचने लगी कि शायद कोई बीमार औरत है जो कि मजबूरी की हालत में अपने बच्चे को उसके हक से जुदा कर रही है। लेकिन ये तो हट्टी खट्टी औरत थी, सेहतमंद भी थी, अपने बच्चों को माँ का प्यार दे सकती थी। लेकिन शायद आजकल की मॉडर्न किस्म की माएँ ऐसी ही होती है, अपने बच्चों को नौकरों के रहमो करम पर ही पालती है। इसे सीने से लगाने के बजाय नौकरों के हाथों में थमा देती है। मैंने गहरी ठंडी सांस भरी थी। वक्त की बात थी। मेरे पास इतने पैसे ना थे कि अच्छी खुराक खाती ताकि मेरा बेटा भी सेहतमंद होता, और इस औरत के पास सब कुछ है, लेकिन ये फिर भी अपनी औलाद को इसके हक से दूर रख रही है। वो औरत जा चुकी थी। कुछ देर बाद ही इस घर का मालिक कमरे से निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा कि क्या ये वो औरत पड़ोसन है। कहने लगी, जी यही है। मेरी गोद में पड़े मेरे बेटे को उसने गौर से देखा था और फिर मेरी सेहत भी कोई बहुत अच्छी ना थी, मैं दुबली पतली सी थी। वो कहने लगा कि उन्हें तो खुद खुराक की अच्छी खासी जरूरत है, ये भला मेरे बच्चे को कैसे पाल सकती है। मैंने उसकी बात सुनकर कहा कि रोजी रोटी तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। जिस रब ने बच्चों के खाने का जरिया बनाया है वो ताकत भी देता है। मेरी बात सुनकर उसने बड़े ताज्जुब अंदाज में मुझे देखा था। कहने लगा, मेरा बच्चा बहुत बीमार रहने लगा है क्योंकि इसे पाउडर वाला दूध माफिक नहीं है, और मेरी बीवी किसी तौर पर भी राजी नहीं कि बच्चे को इसका हक दे। अब मैं अपने बेटे की सेहत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मैंने कहा कि आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं। मेरे सवाल पर कहने लगा, जितने आप चाहें, मुझे पैसे देने में कोई एतराज नहीं है, मेरा बच्चा ठीक और तंदुरुस्त हो जाए। उसने मुझे महीने के 40,000 का कहा था। यह सुनकर तो हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये मेरी जरूरत से अच्छे खासे ज्यादा पैसे थे। जब मैंने अपने पति को बताया तो पहले तो वो खामोश हो गया,
लेकिन थोड़ी सी मिन्नत करने के बाद उसने मुझे इजाज़त दे दी। अगले दिन जब मैं इस बंगले में गई तो मालिक घर पर ही मौजूद था। मुझे देखकर अपना बेटा मुझे पकड़ा दिया और कहने लगा, आज आपको दिन भर यहीं रहना पड़ेगा। हाँ, रात को 10 बजे के बाद आप जा सकती हैं। मैं अपने बेटे को भी साथ लाई थी। मैं एक नौकरानी के साथ एक कमरे में चली गई। वो कमरा इस बच्चे के लिए ही बना था। वो बच्चा रोए जा रहा था, शायद बहुत भूख की वजह से। मैंने उसे अपने गले से लगा लिया और उसे चुप कराया। कुछ ही देर में वो सो चुका था, लेकिन इस बच्चे को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा बड़े गौर से मुझे देख रहा था। मैं अपने बच्चे के हक में किसी और को भी शामिल कर चुकी थी। मेरा बेटा बार बार मेरी तरफ लपक कर गोद में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त मालिक का बेटा मेरी गोद में था। मैं इसे ही सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी सी देखी थी। कुछ ही देर में मालिक का बेटा सो चुका था, लेकिन मेरा बेटा जब भी मेरी तरफ लपकता, मैं मजबूरन उसे खुद से पीछे हटाने की कोशिश करती। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा बेटा भी रो देगा, इसलिए मैंने उस बच्चे के खिलौने अपने बेटे के आसपास रख दिए। मेरा बेटा खिलौनों से बहल सा गया था। मैंने उस बच्चे को सुलाया और बेड पर लेटा दिया। कमरे में एसी भी ऑन था और फिर मेरे अपने बच्चे को भी भूख लग रही थी। कुछ इसका भी सोने का वक्त था। मैंने अपने बेटे को भी सुला दिया, लेकिन अब सोच रही थी कि इसे लिटाऊंगी कहाँ। बेड तो मालिक का था और मालिक के बेटे का था। मैंने अपने बेटे को जमीन पर ही लिटा दिया और खुद भी उसके बराबर में बैठ गई। अभी कुछ ही देर हुई थी मुझे वहां बैठे हुए कि कमरे का दरवाजा खुला और एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथ में दूध का गिलास था। वो उसने मुझे थमा दिया। मैं उसे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, मालिक कह रहे हैं इसे तुम पियो और कुछ देर बाद मैं तुम्हें फल भी ला कर दूंगी। वो भी सारे के सारे तुम्हें खाने पड़ेंगे। यह सुनकर तो मुझे हैरत हुई। मैंने कहा कि ये सब मैं कैसे खाऊंगी। वह नौकरानी कहने लगी, मालिक का हुक्म है। वो कह रहे थे कि आप अच्छा खाएंगी, अच्छा पिएंगी, तभी उनका बेटा भी सेहतमंद रहेगा। यह सुनकर मैंने दूध का गिलास पी लिया। पूरे 1 साल बाद मैंने दूध का गिलास पिया था, वरना तो रोज बस 2 घूंट दूध 1 कप चाय में डालकर पतली सी चाय ही पीने को मिलती थी। साथ साथ न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वक्त भी इंसान को कैसे कैसे कारनामे दिखाता है। कहा कि मैं एक एक रोटी को तरसती थी और यहाँ मेरे सामने दुनिया जहान की हर चीज रखी हुई थी, सिर्फ इस मालकिन के बच्चे की वजह से। 4-5 दिन में ही मेरी सेहत में काफी फर्क आना शुरू हुआ था, लेकिन एक चीज जो मैंने महसूस की वो ये थी कि जब भी मैं मालिक के बेटे को कमरे में लेकर जाती, कुछ देर बाद ही मालिक किसी न किसी बहाने से कमरे में आ जाते। मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देखते। मुझे उलझन सी महसूस होती। मैं फौरन से उसके बच्चे को गोद से उतार देती। वो मुझे अपने बेटे के बारे में पूछने लगते। मुझे अपने मालिक की हरकत बहुत बुरी सी लगती थी कि वह क्यों कमरे में बिना इजाजत चले आते हैं। जब 4-5 दिन यही सिलसिला जारी रहा तो फिर मैंने एक दिन कह दिया कि देखिए, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, बार बार कमरे में क्यों आते हैं। मेरी बात पर इसके माथे पर बल पड़े। कहने लगे, सच बात बताऊं आपको। मैंने कहा, जी बताइए। वह कहने लगा, देखें, मैं आपको जो खाने पीने में इतनी चीजें पेश करता हूँ सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि मेरा बच्चा अच्छी सेहत का हो चुके। मुझे ये वहम रहता है कि आप मेरे बेटे की बजाय अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती हैं, ज्यादा तवज्जो उसे देती हैं। मैं अगर पैसा खर्च कर रहा हूँ तो अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। क्या समझता था वो मुझे? क्या मैं बेईमान हूँ? इसका दूध पीकर मैं अपने बच्चे को सेहतमंद करूंगी और इसके बेटे को पूछूंगी भी नहीं, या इसे भूखा रखूंगी। मैंने कहा, साहब, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैं बेगैरत नहीं हूँ। मुझे नमक की वफा करनी अच्छे से आती है। अगर आपको ऐसा ही शक है तो ठीक है, आप किसी और को रख ले। ये कहने के बाद मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया और बाहर जाने लगी। वो मुझे पीछे से पुकारता रह गया, लेकिन मैं 1 मिनट भी वहां ना रुकी और अपने घर आ गई। मैं गरीब जरूर थी, लेकिन बेगैरत हरगिज नहीं थी। इतनी बातें सुनने के बाद भला मैं क्यों वहां पर रुकती। मैं अपने बच्चे का हक उसके बेटे को दे रही थी, उसका ख्याल भी बहुत रख रही थी। जब तक मैं वहां होती उसके बच्चे को संभालती थी और अपने बच्चे को इसके खिलौनों से बहलाती रहती। हालांकि मेरे बेटे का हक था कि मैं उस पर ध्यान देती। उसी रात मुझ पर एक और मुसीबत टूट पड़ी। मेरा पति वापस घर ही नहीं आया था। रात के 12 बज गए थे। मैं बहुत परेशान थी जब मुझे फोन आया और किसी ने मुझे ये बताया कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुना था कि मैं अस्पताल में पहुंची। मेरे पति की मौत हो चुकी थी। वो बुरी तरह जख्मी हुआ था। जब मुझे डॉक्टर ने आकर बताया कि मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं बेहोश होकर गिर चुकी थी।
कभी अपने कुछ महीने के बच्चे को देखती तो कभी अपने पति के मुर्दा शरीर को। मैं फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हमारे घर में लोगों की भीड़ थी। सुबह ही मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया। वो रात यूं ही रोते रोते हुए गुजर चुकी थी, जबकि मेरे बेटे को खबर भी ना थी कि इसके बाप का देहांत हो चुका है। जो भी मुझे और मेरे बच्चे को देखता यही कहता कि तुम जवान हो और ये मासूम बच्चा आगे की जिंदगी कैसे काटेगा। तुम्हारा पति तो तुम्हें इस जवानी में इस दुनिया में छोड़कर चला गया। लोगों के अल्फाज मुझे परेशान कर रहे थे। मैं शौक से बैठी थी, जबकि अगले दिन घर के दरवाजे के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गली के बच्चे इस गाड़ी के साथ भागते भागते आए थे। हर कोई आंखें फाड़ कर बस उसी गाड़ी को देख रहा था। या फिर हमारे छोटे से मोहल्ले में ये बड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई। तभी हमारे घर का दरवाजा खुला और मालिक घर में दाखिल हुए। गांव की औरतें तो मुंह खोले मालिक को देखने लगी, जबकि मालिक सबको नजरअंदाज करते हुए मेरे पास आए। हालात की नज़ाकत से उन्हें अंदाजा हो चुका था। उन्हें यह भी खबर मिली थी कि मेरे पति की कल रात मौत हो चुकी थी, तो वह मुझसे हमदर्दी करने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी तो मालिक कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो, दरअसल मैं तुम्हें यही बताने आया था कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। वो तो अब नौकरानी के पास भी चैन से नहीं रहता, बस रोता ही रहता है। तुम्हारी गोद की उसे आदत हो चुकी है। यही कहना था कि तुम वापस आ जाओ। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। बस अपने बच्चे को लेकर थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि जिस बच्चे की सगी माँ उसकी सगी नहीं, तो भला मैं उसकी मुंह बोली माँ पर एकदम से कैसे यकीन कर सकता था। मालिक भी अपनी जगह ठीक थे। उन्होंने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखे और फिर वहां से चले गए। मेरे पति की तो मौत हो चुकी थी, मगर घर का राशन भी खत्म होने को था। वहीं मुझे कई बार नौकरानी का फोन आ चुका था कि मालिक का बेटा बड़ा ही बीमार है, सिर्फ मेरी ही गोद में उसे सुकून मिल सकता है। मुझे इस बच्चे की भी फिक्र थी। आखिर को मैं एक माँ थी, मेरी गोद में भी मासूम बच्चा था। भला मैं दूसरे बच्चे की कैसे नाफिक्र कर सकती थी। इसी रोज मैंने मालिक को फोन किया तो उन्होंने गाड़ी भिजवा दी, जिसमें बैठकर मैं मालिक के घर पहुंची थी। मेरी हालत काफी खराब थी, मगर इसके बावजूद मैंने जैसे ही मालिक के बच्चे को उठाया तो वो फौरन खामोश हो गया और मेरे साथ खेलने लगा। इसे तो जैसे मेरी आदत सी हो चुकी थी, हर वक्त मेरे पास ही रहता। ये देखकर मालिक बहुत खुश हुए और फिर एक दिन मेरे पास आकर कहने लगे कि तुम अगर ठीक समझो तो यहीं रह लो, मैं तुम्हारे लिए क्वार्टर खाली करवा दूंगा। वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, तो बेहतर है कि अकेले रहने से तुम यहीं रह लिया करो। मालिक की बात मुझे बुरी भी नहीं लगी थी। अब तो मालिक का रवैया मेरे बेटे के साथ ठीक होने लगा था। वो उसका बहुत ख्याल रखा करते थे। जो भी चीज अपने बेटे के लिए लाते वो मेरे बेटे के लिए भी लेकर आते, जबकि मालकिन का तो कुछ अता पता ही नहीं था। वो कब आ रही हैं कब जा रही हैं, मालिक को भी खबर न होती। हर वक्त उनकी शॉपिंग और दोस्तों के साथ पार्टी ही होती। कई बार तो वो दूसरे मुल्क अकेली अपने दोस्तों से मिलने के लिए भी जा चुकी थी। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह ना थी कि उनका बच्चा किस हाल में है। मैं अपने पति को याद करके काफी उदास रहने लगी थी। मेरा बेटा भी अपने बाप को याद करके रोता रहता। अक्सर एक दिन मालिक के बेटे की तबीयत खराब थी तो मालिक बोले, आज तुम यहीं रह जाओ, मेरे बेटे के कमरे में ही सो जाना। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है और वह सिर्फ तुम्हारे पास ही पल सकता है। मजबूरन मुझे वहीं रुकना पड़ा। आधी रात को मालिक का बेटा भूख की शिद्दत से जागा तो मैं उसे दूध पिलाने लगी, मगर तभी मालिक कमरे में चले आए। मैं अपने ही ध्यान में बैठी थी। जब कदमों की आहट सुनी तो घबराकर मालिक के बेटे को खुद से दूर करने लगी। वो सो चुका था और उसकी तबीयत भी कुछ ठीक थी। मेरी हड़बड़ाहट देखकर मालिक मेरे सामने कुर्सी खींच कर बैठ गए और फिर जो बोले वह सुनकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। मालिक कहने लगे कि देखो, जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। मैं एक ऐसी ही लड़की से शादी करना चाहता था जो ना सिर्फ दुनियादारी संभाले बल्कि घर और मेरी होने वाली औलाद को भी संभाले, इसकी अच्छी परवरिश करे। जबकि मैंने जिस औरत से शादी की उसमें ऐसी कोई भी खास बात मौजूद नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे ही तुम्हारी राय हो मैं तुमसे शादी कर लूँ। तुम मेरे बेटे को अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती हो। मेरा बच्चा भी तुमसे घुल मिल चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी माँ का दर्जा दे दूं। मैंने जब मालिक की बात सुनी तो मेरा चेहरा लाल हो चुका था। फौरन कहने लगी कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने पति से मोहब्बत है। मैं ऐसे कैसे आपसे शादी कर सकती हूँ? अभी तो उनकी रूह को सुकून भी नहीं मिला होगा। मैं फौरन वापस अपने क्वार्टर में चली गई, मगर मालिक कहने लगे कि तुम्हें इस फैसले का हक है, तुम जो कहोगी वही होगा। मालिक का रवैया मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा था। इसे तो अमीरों वाले आराम और ऐश मिल रहे थे,
मैंने बहुत सोचा। जब अपने बच्चों के भविष्य को देखा और मालिक के बेटे को, तो मजबूरन मुझे मालिक का फैसला मानना पड़ा। मगर मुझे मालकिन की तरफ से बड़ी ही बेचैनी थी। जैसे ही मैंने मालिक से शादी के लिए हाँ की, तो मालिक ने फौरन अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। वो चीखने और चिल्लाने लगी, मगर मालिक ने उसे अपने सारा बैंक बैलेंस और क्रेडिट कार्ड ले लिए थे। अब तक वे जितना भी ऐश कर रही थी, वो मालिक के पैसों पर ही था। मालिक ने उससे पैसे लिए तो वो कंगाल हो गई। उन्होंने मुझसे शादी कर ली। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने फैसला करके गलत किया है, मगर शादी के बाद जब मैंने मालिक की मोहब्बत देखी तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी। शायद यही न मेरे नसीब में लिखा था। मेरे बेटे को बाप का प्यार मिल रहा था, वही मालिक के बेटे को एक माँ की मोहब्बत मिल रही थी। मैं अपने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ। उसने कैसे एक दर से बाकी रास्तों को खोला था और मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी थी। धन्यवाद दोस्तों।